दोस्तों, मैं अभय यादव एनसी एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने एवरेज के 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और इन 6 पार्ट में लगभग में हमने इस एवरेज को ख़त्म कर लिया है। आज के सेशन में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग और डिस्कस करेंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि और ज़रूरत है तो आप मुझे बताओगे, तो जो भी बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं मैं उनको लेके एक अगली वीडियो में फिर से हाजिर हो जाऊंगा। अदरवाइज हम लोग एवरेज को यहीं ख़त्म करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अगर पी क्यू आर 3 धनात्मक संख्याएं हैं और P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R, जब सबसे छोटी संख्या को शेष दोनों संख्याओं के अंतर में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या और बाकी दो वास्तविक संख्याओं छोटी संख्या को छोड़कर का औसत सभी 3 वास्तविक संख्याओं के औसत से 21 ज्यादा है तो P माइनस Q का मान ज्ञात करें। सबसे पहले आप लोग इतने सारे वीडियो देख लिए हैं, वीडियो को पॉज किया करो, पहले क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश किया करो और उसके बाद आप वीडियो को चला के सॉल्यूशन देखा करो। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लिख रखा है कि 3 संख्या थी पी क्यू आर, धनात्मक संख्या है, और यहां पर हमें एक कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन हमें दे रखी है कि P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R। इसका मतलब जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है? R है। अब इसी के रिस्पेक्ट में हमें कुछ बोला गया है। क्या बोला गया है? लिख रखा है कि जब सबसे छोटी संख्या को शेष दोनों संख्याओं के अंतर में जोड़ा जाता है। भाई शेष दोनों संख्याएं P और Q, अंतर का मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, ये इनका क्या हो गया? अंतर हो गया। अब इस अंतर में जोड़ा जाएगा छोटी संख्या को, और छोटी संख्या है कितनी? R। इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या, इसका मतलब इसको जोड़ दिया तो जो ये संख्या हमें मिली है, अब ये कैसी हो गई है? ये हमें मिली है परिणामी संख्या। तो लिख रखा है कि परिणामी संख्या और बाकी दो वास्तविक संख्याएं छोटी संख्या को छोड़कर, अगर हम छोटी संख्या को छोड़ दें तो बाकी की दो संख्याएं क्या क्या बचेंगी? एक बचेगा P, एक बचेगा Q। ठीक है, हाँ, इनको छोड़कर सभी 3 वास्तविक संख्याओं का औसत से 21 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक संख्या ये हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, यानी इनका जो औसत है इन तीनों संख्याओं के औसत से, किसके औसत से? ये P, ये Q और R, इनके औसत से, ठीक है, ये डिफरेंस कितना ज्यादा है? ये ज्यादा है 21 ज्यादा है। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको सिंपली सॉल्व कर लेना। अगर मैं आपको ओरली करके दिखाऊं तो आप देखेंगे यहां पर कि माइनस का पी क्यू आर हो जाएगा, तो यहां पर देखो ये प्लस का P, प्लस का Q और प्लस का R, यानी ये पी क्यू आर यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहां बचेगा कितना? P माइनस Q, और 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। और हमसे यही पूछा था P माइनस Q का मान ज्ञात करें। इसका मतलब हम लोग सिंपली लिख सकते हैं P माइनस Q इज इक्वल, देखिए ये 3 एलसीएम है और ये 21 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 63। ओके, अब आप ये मत करना, कैलकुलेशन को बढ़ाना मत कि पूरा लिख रहे हो, ये कर रहे हो, सीधे आपको दिखाई दे रहा है ये पी क्यू आर प्लस में और ये तीनों के तीनों पी क्यू आर किसमें? माइनस में, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो 3 एलसीएम बचेगा वो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप लोग नीचे स्क्रीन में देखिए, पढ़िए। लिख रखा है कि 15 चलचित्र थिएटरों में औसतन प्रतिदिन प्रत्येक थिएटर में 600 दर्शक आते हैं। यदि उनमें से 6 थिएटर बंद कर दिए जाएं किंतु दर्शकों की कुल उपस्थिति वही रहती है तो शेष थिएटरों में से प्रत्येक थिएटर में दर्शकों की औसतन दैनिक उपस्थिति क्या है? तो अब ये देखिए, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कैलकुलेशन से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, तो आपका जो आंसर है विद इन सेकेंड में आ जाएगा और एक लाइन में आ जाएगा। अदरवाइज आप एक्स ये फलाना ढिमका मानोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे मैं करके दिखाता हूं, लिख रखा है कि 15 जो चलचित्र हैं, ठीक, इनकी जो पर डे की जो लोग आ रहे हैं वो पर डे आ रहे हैं 600। अगर मैं बोलूं कि टोटल कितने दर्शक हो जाएंगे तो 15 में मैं 600 का गुणा कर दूंगा, 15 छिक्का 90, यानी एक दिन में जो दर्शक आ रहे हैं वो टोटल दर्शक आ रहे हैं कितने? 9000 आ रहे हैं। अब हमसे बोला गया है कि यदि उनमें से 6 थिएटर बंद कर दिए जाएं, थिएटर थे कितने? 15, और 15 में से 6 बंद कर दिए गए तो अब बचे कितने? 9। ठीक,
अब लिख रखा है कि 6 थिएटर बंद कर दिए जाएं किंतु दर्शकों की कुल उपस्थिति वही रहे। मतलब अगर पहले 9000 दर्शक आ रहे थे तो आज भी कितने आ रहे हैं, 9000 दर्शक आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जो औसत है वो बढ़ जाएगा पर डे का। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहले 15 थे, अब बचेंगे कितने, 15 में से 6 तो बंद ही हो गए हैं, अब बचे कितने हैं, 9। तो पर डे कितने आएंगे, थोड़ी देर के लिए मैं आपको मान के दिखा देता हूं, x आएंगे। ठीक है, औसतन x आएंगे, लेकिन इन्होंने बोला है कि जो टोटल संख्या है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब औसतन पर डे अब आएंगे कितने, यानी इस 9000 में मैं भाग लगाऊंगा 9 का, इसका मतलब जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1000। हमसे यही पूछा गया था कि प्रत्येक थिएटर में दर्शकों की औसतन दैनिक उपस्थिति क्या है, यानी दैनिक का मतलब ही औसत हो जाएगा, यानी पर डे अब जो आ रहे होंगे दर्शक वो कितने आ रहे होंगे, 1000। आप चाहते तो इसको भी मानने की कोई आवश्यकता नहीं थी। देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको, भाई डायरेक्टली हमें ये पता ही है कि 15 थिएटर थे, एक थिएटर में औसतन 600 आते हैं, तो 15 थिएटरों में कितने हो जाएंगे, 9000 हो जाएंगे। अब 6 तो बंद ही कर दिए गए हैं, तो बचे कितने हैं, 9। तो 9 का सीधा सीधा भाग लगा दो, तो यानी ये कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप अपनी बचा सकते हो 1-2 लाइन की। ओके, अब देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी विशेष सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों का औसत 40 है। यदि छुट्टियों को हटा दें तो औसत 16 बढ़ जाता है। यदि हम उस दिन को भी हटा दें जिस दिन अधिकतम 112 लोग आए थे तो औसत 42 हो जाता है। तो सप्ताह में छुट्टियों की संख्या क्या है। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन की लाइनें एक एक समझाता हूं अच्छे से। लिख रखा है कि किसी विशेष सप्ताह में, कोई भी सप्ताह हो भाई, हम दिन तो आपके साथ ही होंगे, यानी उस विशेष सप्ताह में दिन जो है वो हमारे कितने हैं, 7। और औसतन जो लोग आ रहे हैं ताजमहल को देखने के लिए वो कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 40 लोग आ रहे हैं, लगभग में 40 आ रहे हैं पर डे। तो 7 चौके 28, यानी कुल एक सप्ताह में जो दर्शक ताजमहल को देखने आएंगे वो आ जाएंगे 280। अब क्या बोला गया है, यदि छुट्टियों को हटा दें, ठीक, यदि छुट्टियों को हटा दें तो औसतन 16, तो औसत 16 बढ़ जाता है। मतलब ये हो गया यहां पर कि पहले अगर 40 आ रहे थे, ठीक है, तो उन छुट्टियों में जो टोटल आपके दर्शक होंगे उनमें कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि औसत यहां क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो 40 में अगर 16 जोड़ दिया जाए तो जो हमारा अगला जो औसत हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा 56। अगर उन छुट्टियों को निकाल दें तो भाई टोटल में तो कमी होगी नहीं, क्योंकि औसत उतना बढ़ गया है, छुट्टी हुई है तो लोगों की संख्या बढ़ गई है। तो लिख रखा है कि 16 बढ़ जाता है। यदि हम उस दिन को भी हटा दें तो 112 लोग आए थे तो औसत 42। देखो ये जो लाइन है ये कोई काम की नहीं है, बाद में अगर आप चाहोगे तो मैं क्रॉस चेक करके आपको क्लियर कर दूंगा इनका मतलब क्या है। तो हमसे बोल रखा है कि सप्ताह में छुट्टियों की संख्या क्या है। मैंने मान लिया ये जो बढ़ा हुआ है ना, ठीक है, मान लो खुला था पूरे सप्ताह में x दिन खुला था, तो हम लोग यहां से ये निकाल लेंगे कि कुल कितने दिन खुला है, ठीक है, और छुट्टी तो अपने आप ही निकल जाएंगी। तो अगर हम लोग इसको काटें तो 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 और 8 पंजे 40। इसका मतलब ताजमहल को देखने के लिए कुल कितने दिन खोला जाता है, 5 दिन खोला जाता है। तो आप खुद बताओ, टोटल सप्ताह में 7 दिन, 5 दिन खुला, तो छुट्टी कितने दिन की हो गई है, 2 दिन की। ठीक है, मैं यहां पर मेंशन किए दे रहा हूं, यानी जो छुट्टी हो गई है वो कितने दिन की हो गई है, वो हो गई है 2 दिन की। अब अगर जो आगे की लाइनें दे रखी हैं उसको भी आप यूज करना चाह रहे हो, क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना चाह रहे हो कि मेरा सही है या गलत, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। हमसे क्या बोला गया है, अच्छा अब हमें ये क्लियरली पता लग गया है कि जो हमारा ताजमहल खुलता है वो 5 दिन के लिए, और इन 5 दिनों में जो औसत हो जाता है वो कितना हो जाता है, 56 हो जाता है। 5 दिन का जो औसत है वो कितना हो गया, 56। और यहां पर लिखा हुआ है कि उस एक दिन को हटा दें जिस दिन अधिकतम 112 लोग आए थे, यानी उस एक दिन में 112 लोग आए थे, तो जो औसत है, यानी एक दिन हटा दिया तो 5 में से एक दिन गया, बचा कितने, 4 दिन, और इन 4 दिनों में जो औसत हो जाता है वो हो जाता है 42। अब आप देखेंगे 5 से 4 हो गया, यानी वो एक दिन हमने यहां से हटाया, यानी जो औसत है, औसत में कमी कितनी की आई, 6 में से 2 गया 4 और 5 में से 4 गया 1, यानी औसत में जो कमी आई है वो कितने की आई है, 14 की आई है। कितने दिनों में आई है, 14 चौके 56।
ये 56 में आई है, किसकी वजह से आई है? जो वो एक दिन हटाया उसकी वजह से आई है, यानी उसका मान ज्यादा होगा तभी तो उसके जाने की वजह से कमी आई है। ठीक, यानी होना चाहिए था 56, ये 56 चला गया है। अगर इसमें ऐड कर दिया जाए, इसका मतलब जो गया दिन है या जो हटाया दिन है उसका जो मान होगा वो कितना होगा? 112, और क्वेश्चन में भी हमें दिया गया 112। तो आप चाहेंगे इस तरीके से क्रॉस चेक कर पाएंगे, अदरवाइज इसकी हमें कोई भी आवश्यकता नहीं थी। हमें पूछी गई थी छुट्टी, तो छुट्टी थी कितने दिन की? 2 दिन की। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। अगला एक बेहतरीन क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 52 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 85 है। अगर टॉप के 5 स्कोर निकाल दिए जाएं तो औसत स्कोर 2 कम हो जाता है। यदि इन 5 टॉपर का स्कोर भिन्न भिन्न पूर्णांक है तथा किसी का भी स्कोर 80 से कम नहीं है और सभी 5 टॉपर में से 4 टॉपर का स्कोर समांतर श्रेणी में है जिनका सार्वंतर 2 है, तो टॉपर का अधिकतम स्कोर कितना होगा? देखिए, अभी मैंने क्वेश्चन को पढ़ा है, आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ेंगे ताकि हमें इजीली समझ आ सके। जैसे 52 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 85 है। आप यहां पर देखिए, जो ये 52 है, 52 है, इन 52 का जो औसत स्कोर हमें दे रखा है वो कितना दिया हुआ है? 85 दे रखा है। अब 5 टॉपर हैं, अगर 52 में से 5 टॉपर निकल जाएंगे तो यहां बचेंगे कितने? 47। और टॉपर निकलने के बाद जो 47 हैं उनका जो औसत स्कोर लिख रखा है कि 2 कम हो जाता है। अगर 85 था पहले, 2 कम हो गया, तो इसका मतलब अब बचा कितना? 83 बचा है, या आप यहां पर -2 लिख सकते थे, 2 कम हुआ है। ठीक, इच्छा आपकी है। फिर आगे हमें लिख रखा है कि यदि इन 5 टॉपर का स्कोर भिन्न भिन्न पूर्णांक है, मतलब कोई भी समान नहीं है, सारे के सारे जो नंबर है वो अलग अलग लेके आ रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन लगा दी है कि किसी का भी जो स्कोर है वो 80 से कम नहीं है। ठीक है, और सभी 5 टॉपर जो है वो समांतर, 5 में से जो 4 टॉपर हैं वो कैसे हैं? समांतर श्रेणी में हैं, जिनका जो सार्वंतर है वो कितना? 2। भाई समांतर श्रेणी से ही काम नहीं चलेगा, आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, 2 का है, 4 का है, तो क्लियरली दे रखा है 2 का है। तो टॉपर का अधिकतम स्कोर हमें बताना है कि जो लास्ट वाला होगा उसका जो मैक्सिमम स्कोर है वो कितना आया होगा। तो आप यहां से एक बात देखिए, ये 52 है, यानी सभी है, सभी का जो औसत स्कोर है वो 85 है, यानी जो 5 टॉपर होंगे उन वो भी तो 85 होगा उनका औसत स्कोर, लेकिन वो 5 चले गए हैं, उसकी वजह से इन 47 का रह गया कितना? 83। इसका मतलब इनका कम हो गया, कितना कम हो गया? ये 2 कम हो गया। ये जो 2 कम होगा वो कितने लोगों में? 47 लोगों में, यानी 47 दूनी कितना हो जाएगा? 94 कम हो गया है, 94 कम हो गया है। किसकी वजह से? वो जो 5 गए हैं टॉपर उनकी वजह से, यानी उनका स्कोर ज्यादा होगा। मतलब इन पांचों का मैं यहां पर योगफल आपको निकाल देता हूं, पांचों टॉपर का। देखिए, औसत 85 था तो पांचों का मान 85 तो होगा ही होगा, और साथ में उनके जाने की वजह से 94 की कमी आई, यानी ये जो 94 है ये मान भी किसका होगा? उन 5 टॉपर्स का होगा। तो आप यहां पर देखेंगे 5 पंजे ये हो जाएगा 25, और 5 अट्ठे 40, 40 और 2 कितना? 42, 425 और प्लस का 94, इन्हें आप ऐड कर दीजिए तो यहां पर ये आ जाएगा 4 और 5 कितना? 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11, 4 और 1 5। इसका मतलब जो ये 5 टॉपर थे उनका अगर मैं कुल स्कोर की बात करूं तो वो हो जाएगा कितना? 519। बट अब इन्होंने बोला है कि इन 5 टॉपर में से जो 4 टॉपर हैं, ठीक, वो समांतर श्रेणी में उनके अंक और सभी के अंक भिन्न है, और कम से कम स्टार्टिंग जो हमें करनी है, कम से कम जो अंक हैं वो है कितने? 80। तो हम लोग स्टार्टिंग कर देंगे कहां से? 80 से। एक का अगर 80 है तो भाई सार्वंतर 2 है, तो दूसरा कितना होगा? 82। उसके बाद 82 में 2 जोड़ो कितना? 84, और 84 में 2 जोड़ो कितना? 86। आप देख लीजिए 1 2 3 4 सभी के भिन्न भिन्न है, और जो सार्वंतर है वो कितने का है? 2 का है। टॉपर का निकालना है, तो टॉपर का मैंने मान लिया कितना? x, और इन पांचों का जो कुल स्कोर है वो है कितना? 519। तो इसको आप ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4, यानी 8 चौके 32, 320। इनका योगफल कितना हो गया? 320। अब यहां देख लीजिए कितना है? 6 4 10 और 2 कितना? 12, यानी इसमें मैं 12 जोड़ दूंगा, 20 में 12 आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 32, यानी 332। तो मैं इसको हटा दूं यहां पर। इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 519 माइनस 332। तो आप 9 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 7,
और यहाँ पर आप 11 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा 8, और यहाँ पर आप 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, यानी जो टॉपर है उसने कुल जो स्कोर किया होगा वो कितना किया होगा 187। ओके, अब हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जहाज समुद्र तट से 55 किलोमीटर दूर है और जहाज में एक छेद हो जाता है और 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर आने लगता है। जहाज का पंप 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर फेंकता है। 80 टन पानी जहाज को डुबो सकता है। जहाज अपनी औसत चाल कितनी रखे कि डूबने से पहले किनारे पर पहुंच जाए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत टफ है। अगर आप एक्स वगैरह मान के करोगे तो काफी टफ हो जाएगा, लेकिन आप कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो बहुत इजी हो जाएगा और हम लोग करेंगे बहुत इजी तरीके से, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। देखिए लिख रखा है कि एक जहाज है और वो, थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले अच्छे से। एक जहाज है, ठीक है, और वो जैसे मान लो ये तट है, नदी का किनारा है, यहां से, ठीक है, वो दूरी पर है कितने किलोमीटर की, वो 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, ये अंदर है जहाज पानी में, और लिख रखा है कि जहाज में एक छेद हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सीधी सी बात है, छेद हो जाएगा तो क्या है, पानी में है तो पानी अंदर आने लग जाएगा, और जब पानी धीरे धीरे बढ़ेगा तो जहाज क्या होगा, डूबेगा। तो इसी के बारे में बात बोल रखी है, डूबने से बचाने के लिए उसे अपनी चाल कितनी रखनी चाहिए। तो देखो बोल रखा है कि 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर आने लगता है। कितने मिनट में, 6 मिनट में। भाई 6 मिनट में पानी अंदर आता है कितना, 2 टन। ठीक है, ये अंदर आ रहा है, बढ़ रहा है जहाज में 2 टन। ठीक, तो इसको भाई 1 घंटा बना लो। ठीक है, 1 घंटे में मिनट कितनी होती हैं, 60, और 6 को 60 बनाना है तो गुणा किसका, 10 का हो जाएगा। ये 10 का कितना हो जाएगा, 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, और ये 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 टन। अर्थात 1 घंटे में जहाज में कितना टन पानी भर गया, 20 टन पानी भर गया। अब आगे हमसे बोल रखा है कि एक जहाज में एक पंप लगी हुई है जो क्या करती है कि अगर बाई चांस पानी भर जाए उसको बाहर निकालती है। तो बाहर निकालने की उसकी क्षमता कितनी है, जहाज का पंप 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर फेंक सकता है। 1 घंटे में जो पंप है वो भेज सकती है 12 टन। क्या आप बताइए ये जो पंप है इस जहाज को डूबने से बचा सकती है, नहीं बचा पाएगी, लेकिन हाँ कुछ देर तक, ठीक है, समुद्र में उसे रोके रखेगी। क्यों, 20 टन पानी अंदर आ रहा है, 12 टन पानी बाहर निकल रहा है, लेकिन अभी भी जहाज में बच रहा है कितना, 8 टन। यानी अभी भी 1 घंटे में 8 टन जो पानी है वो जहाज में ही है। और हमसे बोल रखा है कि 80 टन पानी जहाज को डुबो सकता है, यानी जैसे ही जहाज में 80 टन पानी होगा जहाज क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। इसका मतलब 80 टन पानी भरने में कुल कितना समय हो जाएगा। अगर मैं इसको 80 बना दूं, इस टन को मैं 80 बना दूं, 8 टन को, तो गुणा होगा कितने का, 10 का, तो यहां पर भी 10 का गुणा हो जाएगा। इसका मतलब 80 टन पानी जब तक जहाज में भरेगा तब तक कितने घंटे बीत जाएंगे, 10 घंटे बीत जाएंगे। अब इन 10 घंटों में हमें दूरी कितनी कवर करनी है, 55 किलोमीटर की। भाई तभी तो हम लोग किनारे पहुंच पाएंगे। तो हमसे यही पूछ रखा है, तो किनारे पर पहुंच जाए तो उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, हमें औसत चाल पता होती है। औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, मैं सही से और लिख देता हूं, ये रहा औसत चाल। तो भाई कुल दूरी कितनी है, 55, और कुल जो समय है वो कितना है, 10। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हम लोग उस जहाज की चाल इतनी रखेंगे तो वो डूबेगा नहीं, जब तक डूबने वाला होगा तब तक कहां पहुंच जाएगा, किनारे पे। तो इसी प्रकार का हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप लोग और अच्छे समझ पाएं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसी प्रकार का लग रखा है कि एक जहाज समुद्र तट से 60 किलोमीटर दूर है और जहाज में एक छिद्र हो जाता है एवं 15 मिनट में 3 सहित 3/4 टन पानी अंदर आने लगता है। जहाज का पंप 1 घंटे में 12 सही 1/2 टन पानी बाहर फेंकता है। 25 टन पानी जहाज को डुबो सकता है। तो जहाज की औसत चाल ज्ञात कीजिए जिससे जहाज डूबने से पहले तट पर पहुंच जाए। तो बिल्कुल डिट्टो सवाल है। आप देखिए, जो जहाज में पानी भर रहा है वो किस दर से भर रहा है, वो बोला गया है कि 15 मिनट में 3 सहित 3/4 टन। 15 मिनट में जो पानी इसमें भरता है वो भरता है 3 सहित 3/4, यानी 4 × 3 = 12, और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/4
टन पानी भर जाता है। ठीक, हमें इसको 1 घंटा बनाना है, तो आप बताइए मल्टीप्लाई किसका होगा, 4 का, तो 15 चौके कितना 60, 60 का मतलब कितना हो गया 1 घंटा, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूंगा ये कट जाएगा, इसका मतलब कितना आ जाएगा 15 टन, यानी 1 घंटे में इस जहाज में पानी आ जाएगा 15 टन। अब आगे जो इसमें पंप लगी हुई है वो किस दर से बाहर निकाल रही है, वो निकाल रही है 1 घंटे में 12.5 टन, वो 1 घंटे में निकाल रही है 12.5 टन पानी बाहर जा रहा है। तो अभी भी पानी बच रहा है, कितना बच रहा है, 15 में से 12.5 घटाओ कितना आ जाएगा 2.5, यानी 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में 2.5 टन पानी है वो अभी भी बच रहा है। ठीक, लेकिन जो जहाज को डुबो सकता है वो कितना है, अगर कहा कि 25 टन पानी जहाज को डुबो सकता है, तो इस 2.5 को 25 बनाना है, तो सिंपली हमें मल्टीप्लाई किससे करना है 10 से, या आप ये भी छोड़ो तो इस दशमलव को यहां हटाऊंगा तो यहां पर 0 आ जाएगा, इसका मतलब कितने घंटे हो जाएंगे 10 घंटे, यानी 10 घंटे में 25 टन पानी, ठीक, यानी जहाज डूब जाएगा। तो इस 10 घंटे में हमें जो डिस्टेंस कवर करनी है वो कितने की करनी है 60 किलोमीटर की। तो भाई औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी कुल दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, कुल समय कितना 10 हो जाएगा, इसका मतलब जो चाल आ जाएगी वो आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग करेंगे अगले टाइप का अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिख रखा है कि एक बच्चे ने अपने जन्मदिन पर अपनी कक्षा में औसतन 5 चॉकलेट प्रति कक्षा बांटी। शिक्षक और हेडमास्टर के आने पर बच्चे ने उन्हें क्रमशः 10 और 15 चॉकलेट दी। अब बांटी गई चॉकलेट का औसत प्रति व्यक्ति बढ़कर 5.5 हो जाता है, तो कक्षा में कुल कितने बच्चे थे। देखिए सॉल्यूशन, जो पहले औसत था प्रति कक्षा वो कितना था 5, यानी हर बच्चे को 5-5 टॉफियां दी गई थी, औसत 5 था। लेकिन हेडमास्टर, एक शिक्षक और हेडमास्टर को, भाई शिक्षक को दी गई हैं टॉफियां 10 और हेडमास्टर को दे रखी हैं 15, यानी वृद्धि कितने की हुई है 5 देनी चाहिए थी, 10 दे दी, वृद्धि 5 की हुई। यहां पर वृद्धि कितने की हो गई है 10 की, यानी ओवरऑल इस शिक्षक और हेडमास्टर के आने की वजह से इस योगफल में जो वृद्धि हुई है वो 10 और 5 कितने की हुई है 15 की वृद्धि हुई है। और औसत में कुल वृद्धि, क्वेश्चन को पढ़िए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, औसत में कुल वृद्धि कितनी हुई है 5.5 हो जाता है, मतलब पहले औसत 5 था अब 5.5 हो गया, यानी औसत में वृद्धि होगी 0.5 की। खुद सोचो ये 0.5 की वृद्धि किसकी वजह से हुई है, भाई इन 2 शिक्षक की वजह से ही तो हुई है। और ये 2 शिक्षक हैं, योगफल में कितना ला रहे हैं 15 और औसत में कितना ला रहे हैं, औसत में जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है इनकी वजह से 0.5 की। तो सीधी सी बात है, हम लोग संख्या निकाल सकते हैं, नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 15 की वृद्धि हुई है औसत में 0.5 की, इसका मतलब जो टोटल संख्या है वो कितनी है 30 है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछ रखा है तो कक्षा में कुल कितने बच्चे थे। अब एक बात बताइए कि ये शिक्षक और हेडमास्टर कुल मिला के कितने हैं 2, यानी ये 2 में अगर हटा दूं तो बाकी जो बचे हुए होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चे, यानी प्रारंभ में जो बच्चों की संख्या थी वो कितनी थी 28। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिख रखा है कि गणित की 3 कक्षाओं एक्स, वाई और जेड ने बीज गणित का टेस्ट लिया। कक्षा एस का औसत स्कोर 83, वाई का औसत स्कोर 76 और जेड का औसत स्कोर 85 है। कक्षा एक्स और वाई का औसत स्कोर 79 है और वाई तथा जेड का औसत स्कोर 81 है। तो कक्षा एक्स वाई जेड का औसत स्कोर ज्ञात करें, हमें सम्मिलित बताना है, ठीक है। तो पहले तीनों अलग अलग स्कोर हमें औसत स्कोर दे रखे हैं, एक ये एक्स, दूसरा ये वाई और तीसरा ये जेड। इन तीनों के अलग अलग हमें दिए हैं, कितने कितने दे रखे हैं, इसका दिया हुआ हमें 83, दूसरे का दे रखा है वाई का 76 और जेड का दे रखा है हमें 85। अब देखिए मिला के दे रखे हैं। अब एक्स और वाई का औसत दिया हुआ है, तो एक्स और वाई का औसत कितना दे रखा है 79, ठीक है। और यहां पर वाई और जेड का औसत दिया गया है, ये आपको कितना दे रखा है 81, ये दिया हुआ है 81। तो आप देखिए जो हम लोग अभी तक करते आए हैं एलिगेशन में वही काम हमें करना है, मतलब ये सेम आएगा। तो आप देखिए यहां पर
79 में से 76 को, तो 9 में से 6 माइनस आएगा, यहाँ बचेगा कितना 3। यहाँ देखिए 83 है, ये 79 है, तो 13 में से आप 9 माइनस करोगे कितना आएगा 4। ठीक है, इसको भी माइनस करके चेक कर लीजिए क्या 4 आ रहा है, तो 5 में से 1 गया कितना आएगा 4। और यहाँ पर देखिए 81 में से 76 को 11 में से 6 माइनस होगा कितना आ जाएगा 5। यानी ये मैंने आपको बताया, एलिगेशन आप पढ़ोगे तब और अच्छे समझाऊंगा। जो ये अनुपात निकलता है ये संख्या का अनुपात निकलता है, कोई भी संख्या है, ये इसका अनुपात आ गया है। अब हमसे बोल रखा है कि तीनों का हमें औसत स्कोर बताना है, तो तीनों के लिए आपको करना क्या है, देखिए इन तीनों में देखो यहां पर कोई भी एक फिक्स कर लो एवरेज। जैसे हमने मान लिया कि जो यहां पर x का जो औसत स्कोर था वो कितना था 83 था। अब इससे हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे कि 83 से जो 76 है वो कम है या ज्यादा है। तो हमने देखा ये कम है, और कितना कम है, तो ये 4 और 3 कितना 7 कम है, 7 कम है, लेकिन कितने में 4 में, तो 7 चौके कम कितना है 28। अब इसकी बेस से कंपैरिजन करेंगे 85 की, तो यहां पर देखिए ये ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, और ये कितने में ज्यादा है 5 में, यानी 5 दूनी कितना, ये 10 ज्यादा है। तो अब आप ओवरऑल देखिए कितना ज्यादा या कम है, भाई 28 कम है 10 ज्यादा, यानी ओवरऑल कमी हुई है। और कितने की कमी हुई है, तो हमने देखा ये कमी हुई है कितने की 18 की, भाई 8 2 में से 1 गया 1। अब जो ये ओवरऑल कमी होगी वो सभी पर होगी, और जो सभी हैं वो हैं कितने 3 4 7 और 5 कितना 12, यानी इन 12 पे कमी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6 3 18 और 6 दूनी 12, यानी जो कमी होगी वो होगी कितने की 1.5 की कमी हो जाएगी, 1.5 की कमी हो जाएगी। हम लोगों ने एवरेज माना कितना था, हम लोगों ने जो एवरेज माना था वो माना था 83, और इस 83 में जो कमी हुई है वो हुई है 1.5 की। तो 10 में से 5 गया 5, यहां पर 2 में से 1 गया 1, और ये रहा 8। इसका मतलब इन तीनों का जो औसत स्कोर आएगा वो आपका आएगा 81.5। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए एक अगला बेहतरीन प्रश्न बोला गया कि एक पैसेंजर ट्रेन में 10 डब्बे हैं, प्रति डब्बे में औसतन 20 यात्री जाते हैं। अगर कम से कम 12 यात्री प्रत्येक डब्बे में बैठे हैं और किसी डब्बे में समान यात्री नहीं है, तो किसी भी डब्बे में अधिकतम कितने यात्री हैं। देखो जब भी हमसे अधिकतम वाली बात पूछी जाएगी तो बाकी के जो भी चीज होगी उसे हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम, तभी तो आप अधिकतम बता पाओगे। यहां बात हो रही है कितने डब्बों की, यहां बात हो रही है 10 डब्बों की, यहां बात हो रही है 10 डब्बों की, और इस 10 डब्बे में औसतन कितने यात्री बैठे हुए हैं 20, यानी जो कुल यात्री बैठे हुए हैं, ठीक है, वो बैठे हुए हैं पूरी ट्रेन में कितने 200, यानी इन 10 डब्बों में 200 यात्री बैठे हुए हैं। अब इन्होंने क्या बोल दिया है कि हर डब्बे में अलग अलग यात्री बैठे हैं और एक में मैक्सिमम बैठे हुए हैं, तो मैक्सिमम हमें बताने हैं कि एक डब्बे में कितने बैठे हुए हैं। अगर उस मैक्सिमम को बताना है तो बाकी डब्बों में हमें मिनिमम लेना पड़ेगा, और मिनिमम के लिए इन्होंने बोल रखा है कि अगर कम से कम 12 यात्री प्रत्येक डब्बे में बैठे हैं, यानी कम से कम अगर एक डब्बे में 12 होंगे, अब बराबर तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि भिन्न भिन्न बोला है, तो 12 के आगे कितना आएगा 13, 13 के आगे 14, यानी इसी प्रकार से हमें 9 डब्बों का योगफल निकालना है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे 12 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। देखो ये टोटल 9 डब्बे हो गए क्योंकि हमने 12 को भी इंक्लूड कर रखा है, और मैंने आपको ये समांतर श्रेणी का योगफल निकालना और औसत निकालना दोनों बताए थे। अगर मैं इन 9 संख्याओं का आपसे औसत पूछूं तो आप क्या बोलोगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे कितना 2, तो 20 और 12 कितना हो जाएगा 32, और इस 32 में 2 का भाग लगा दोगे कितना आ जाएगा 16, यानी 16 औसत है। भाई औसत का मतलब क्या होता है कि हर डब्बे में 9 डब्बों में से प्रत्येक डब्बे में 16 यात्री बैठे हुए हैं, ठीक है, तो 16 निम्मा कितना हो जाएगा 144, यानी इन 9 डब्बे में जो 9 डब्बे हैं, इन 9 डब्बे में जो कुल यात्री आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 16 गुणा 9, 16 निम्मा 144। तो इन 9 डब्बों में हमने मिनिमम बता दिए हैं कि 144 यात्री आएंगे, तो 10वें डब्बे में मैक्सिमम आ जाएंगे। जो टोटल थे, मैं 10वें डब्बे की बात कर रहा हूं, यहां पर जो टोटल यात्री पूरी ट्रेन में बैठे हुए हैं 200, और 9 डब्बों में बैठे हुए हैं कितने 144। तो सीधी सी बात है, यहां पर माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा 10वें डब्बे में 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 4 गया 5, यानी जो 10वां डिब्बा है उसमें सबसे मैक्सिमम यात्री होंगे और वो होंगे कितने 56, 56। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है आपका, अगर 6 लगातार विषम संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में, विषम संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में, पहली 4 संख्याओं के वर्ग का औसत अंतिम 4 संख्याओं के वर्ग के औसत का अंतर 64 है, यदि पहली और आखिरी संख्या के वर्ग का जोड़ 178 है तो सभी 6 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमें औसत बताना है यहां पर। तो क्या करें हम लोग इसको, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए बेहतर यही होगा कि आप कुछ मान लो तो इजी पड़ेगा। जैसे मैंने पहली विषम संख्या मानी है x, टोटल संख्याएं हैं कितनी 6 हैं, तो अगली विषम संख्या कितनी आएगी x+2, फिर इसी प्रकार से x+ आपकी आ जाएगी 4, x+6, x+8 और x+10। 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया 6। ये टोटल 6 संख्याएं हो गई हैं। देखिए बीच में जो लाइनें लिखी हैं बहुत भारी भरकम लिखी हैं, इनका कोई यूज नहीं है, बस सवाल को बड़े करने के लिए हैं। आप चाहो तो मैं अभी करवा दूं, आप क्रॉस चेक करके देख लेना, आंसर एकदम क्लियर होगा। लास्ट वाली लाइन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रखा है, यदि पहली और आखिरी संख्या के वर्ग का जोड़, पहली संख्या कितनी है x, इसका वर्ग, और अंतिम संख्या कितनी है x+10, इसके वर्ग का योग कितना दिया हुआ है, ये दे रखा है 178। चेक कर लीजिए 178। तो यहां से हम लोग देखेंगे ये रहा x² प्लस ये आपका a+b का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा x² प्लस b स्क्वायर, मतलब a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x और बराबर में 178। तो आप यहां पर देखेंगे x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x², ये प्लस का कितना है, ये है 20x, और यहाँ प्लस का 178 इधर आके माइनस का 178 में से 100 घटाओगे तो बचेगा कितना, माइनस का 78 और बराबर में कितना 0। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा x² प्लस का 10x और माइनस का 2 3 6 2 9 18। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई है, इसको हम लोग बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं। कैसे करेंगे, 13 3 39, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 3 39 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें एक संख्या प्लस की आ जाएगी और दूसरी माइनस की आएगी, जो माइनस वाली आएगी उसको हम लोग छोड़ देंगे, तो जो हमारी संख्या आ जाएगी, या आप पूरा करके देख सकते हैं, ठीक है, बस टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं होगा। तो आप यहां पर देखिए x का जो मान आ गया वो हमारा कितना आ गया 3, यानी जो पहली संख्या है, हमसे देखो क्या बोल रखा है, हमसे बोल रखा है सभी 6 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। टोटल 6 संख्याओं का जो औसत मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है, ठीक। आप चाहो तो ये 2 यहां से छोड़ो, 2 यहां से छोड़ो, इन दोनों को जोड़ के भाग लगा दो, फिर भी नहीं आ रहा है तो मैंने आपको बताया था जो आपकी समांतर श्रेणी होती है या जो लगातार संख्या होती है उनका औसत होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या x है और x का मान कितना है 3, जो अंतिम संख्या है वो x+10 है, इसका मतलब x का मान 3, 10 और 3 कितना हो गया 13 और बटे कितना 2, तो 13 में 3 जोड़ोगे कितना होगा 16 और 16 में 2 का भाग लगाओ कितना 8, यानी जो इनका औसत आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा, 8 आएगा। ओके, अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन फिर से लिखा हुआ है कि निशानेबाजी के एक मुकाबले में 8 प्रतियोगी थे और उनका औसत स्कोर 87 था। जीतने वाले का स्कोर दूसरे नंबर के प्रतियोगी से 2 अधिक था। अन्य 6 प्रतियोगियों का औसत स्कोर 85 था। विजेता तथा दूसरे नंबर पर आने वाले प्रतियोगियों का औसत स्कोर क्रमशः क्या था, दोनों के बताने। तो कुछ नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ो। क्या बोला गया है, जो ये 8 हैं इनका जो औसत स्कोर है वो कितना दे रखा है 87, ठीक। बाद में ये 2 चले गए हैं, बचा कितना 6, और 6 का जो औसत स्कोर दे रखा है वो दिया हुआ है 85। तो आप यहां पर ये देखिए कि सभी जो 8 जो 2 गए हैं, जो पहला जो मैक्सिमम और उससे कम वाला होगा उनका भी तो पहले औसत स्कोर कितना होगा 87 होगा ना। जो भाई जो विजेता होगा पहले नंबर वाला उसका भी इतना होगा 87, और जो दूसरे नंबर वाला होगा, ठीक है, सेकंड वाला होगा, उसका भी जो औसत होगा कितना 87 होगा। लेकिन हुआ क्या, इन दोनों के निकलने की वजह से ये कमी हो गई कितने की 2 की। अब ये कमी कितने लोगों में हुई है, ये 6 लोगों में, यानी ओवरऑल कमी कितने की हुई 12 की। तो भाई यहां से दिमाग लगाया करो, ये अगर 12 की कमी हुई है किसकी वजह से, 2 लोग गए हैं उनकी वजह से, यानी उनका जो औसत मान होगा वो 87 से ज्यादा होगा, तभी तो कमी हो गई है इनमें, ठीक है। तो अब आप ये देखिए बोला गया है
कि जीतने वाले का स्कोर दूसरे नंबर के प्रतियोगी से 2 अधिक था। तो ये डिफरेंस 2 है ना, पहले इस 2 को हटा दो। 12 में से 2 गया कितना, 10। तो 10 को बराबर बराबर बांटेंगे, कितना आएगा, 5 और 5। यानी जो विजेता होगा उसको 2 ज्यादा मिलेंगे, यानी 5 और 2 कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, यानी एक ज्यादा है 5 और एक ज्यादा है 7। आप चाहो तो 7 ऊपर कर दो, 5 नीचे कर सकते हो। ठीक है, बस आपको जैसे आप चाहो तो पहले नंबर पे आपको विजेता बोलना है तो आप 7 ऊपर ऐड कर दीजिए, 5 नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। इसका मतलब ये 94 हो जाएगा और ये 7 5 12 यानी 92 हो जाएगा। यानी जो पहले नंबर का विजेता उसके आएंगे 94 और जो दूसरा वाला है उसमें आएंगे 92। और आप देख सकते हो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बना के बताऊंगा तो ये क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपने पुत्र के विवाह के समय माता पिता तथा पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। विवाह के 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म होता है। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तब पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। तो विवाह के समय पुत्र वधू की आयु ज्ञात करें। तो अब देखिए क्या बोला गया है, 3 लोग हैं, माता पिता और इनका एक पुत्र और इन तीनों की जो औसत आयु दे रखी है वो हमें दे रखी है कितनी, 42। तीनों की औसत आयु दे रखी है 42। अब बोला गया 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म होता है और 5 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है, यानी 1 साल वो 5 साल ये, यानी 5 और 1 शादी के कितने साल बीत गए, 6। अगर शादी के 6 साल बीते हैं तो सीधी सी बात है ये तीनों लोग 6-6 साल बढ़ जाएंगे। भाई तीनों लोगों का मतलब क्या है, एवरेज में 6-6 की वृद्धि हो जाएगी। पहले एवरेज कितना था, 42, और 42 में ये 6-6 एवरेज बढ़ गया। यानी अब जो एवरेज हो गया है वो कितना हो गया, 42 और 6 48। यानी 48 मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 3 का योगफल निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 8 3 24 यानी 144। यानी अब ये तीनों लोग माता पिता और पुत्र कितने साल के हैं, 144 साल के हैं। अब हमसे बोला गया है कि जो इनका ये पुत्र था इसका विवाह हुआ और इसका विवाह होने के बाद इसका भी पुत्र हो गया है। यानी कुल मिला के जो लोग हो जाएंगे वो देखिए कितने, मैं लिख देता हूं आपको क्लियरली समझाने के लिए, माता, ये पिता और उसके बाद ये पुत्र। ठीक है, इस पुत्र की क्या है, पत्नी, शादी हुई है और इन दोनों का मिला के एक पुत्र हुआ है जिसको मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चा, इनका एक बच्चा। तो कुल मिला के लोग देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 और 1 5। अब जब ये हो गए हैं, पत्नी और बच्चा आ गया है, तब परिवार की जो औसत आयु हो चुकी है वो हो चुकी है 36। तो मैं आपसे बोलूं कि कुल आयु का योगफल इनका कितना हो गया, तो आप देखिए कितने हैं, 5। तो ये 36 पंजे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। लेकिन हमें देखिए माता पिता, ये इतना ही है ना, माता पिता और पुत्र, ये माता पिता और पुत्र की आयु हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। ये कितनी है, 144। ये माता पिता पुत्र की निकाल चुके हैं 144। और उसके बाद हमें इस पत्नी की निकालनी है और इस पुत्र की तो हमें पता ही है, 1 साल बाद बच्चे का जन्म हुआ था और टोटल 6 साल बीती है। यानी बच्चा हो गया है कितने, 5 साल का। और बराबर में योगफल ये दे रखा है कितना, 180। तो 144 में 5 जोड़ूंगा हो जाएगा 149। यानी जो पत्नी की उम्र आएगी वो आ जाएगी 180 माइनस का 49। तो 80 में से 49 आप माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, वो 149। ठीक है, तो यहां पर 80 में से 49 माइनस करेंगे तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, 31 31। 10 में से 9 गया 1 और यहाँ 7 में से 4 गया 3। यानी जो पत्नी है वो 31 साल की है, कब, शादी के 6 साल बाद। हमें बतानी कब की है, विवाह के समय। तो भाई बैक चले जाओ, बैक कितना जाओगे, 6 साल पहले जाओगे जब शादी विवाह हुआ था इनका। यानी जो पुत्र वधू या जो उसकी पत्नी है, ठीक है, इनकी दोनों की पुत्र वधू और इनकी किधर गई, इनकी जो पत्नी है, ठीक है, वो कितने साल की है, ये है 25 वर्ष की। अब आप एक बार ढंग से वीडियो को देखें, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन में। लिख रखा है कि राधा को 1 से शुरू होने वाली n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने को कहा जाता है।
गलती से वो एक संख्या 2 बार जोड़ देती है, परिणाम स्वरूप उसे गलत औसत 45 सही 11/18 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताओ जो 2 बार जोड़ी गई है। देखिए यहां पर लिख रखा है गलती से वो एक संख्या 2 बार जोड़ती है और गलत जो औसत है, जो ये गलत औसत है ये कितना प्राप्त होता है, पहले इसको लिख लो ताकि अंदाजा लग जाए। गलत औसत प्राप्त होता है हमें कितना, 45 सही 11/18, इतना हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग जो औसत होगा गलत, इसके नियरेस्ट ही मान सकते हैं। अगर हम लोग नियरेस्ट इसके मानेंगे औसत को, तो हम लोग मान लेंगे लगभग में 45.5 के करीब। अगर 45.5 हम लोग मान, या संख्याएं हम लोग मान लें, ठीक है, ये लगभग में 45.5 के करीब ही है। और जो हमारी नेचुरल संख्याएं होती हैं, जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है, तो लगभग में 45 दूनी कितना, 90, या 90 91 जो भी है, अभी मान के हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिया योगफल, हम लोग कैसे निकालते हैं या औसत कैसे निकालते हैं, पहली संख्या स्टार्टिंग नेचुरल है 1 से स्टार्टिंग होगी, अंतिम संख्या n हो जाएगी बटे 2, तो एवरेज हमने ले लिया लगभग में 45.5। तो आप यहां पर देखेंगे 1 प्लस का ये n इज इक्वल 45 दूनी 90 और ये कितना हो जाएगा 91, यानी n बराबर 91 में से 1 माइनस हुआ, यानी जो संख्याएं आ गई हैं वो कितनी आ गई हैं, 90 आ गई हैं। ठीक है, ये जो संख्याएं हैं वो 90 आ गई हैं। तो आप ये देखिए कि जो गलत औसत था, जो गलत औसत था वो कितना था, 45 सहित 11/8, और जो हमने माना है औसत वो कितना माना है, 45 सही 1/2। तो आप ये देखिए कि ये कितना ज़्यादा है, जो गलत है वो कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग अगर माइनस करें 45 चले जाएगा, ये ऐसे कर लिया करो इसको, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, तो 11 में से 9 माइनस होगा कितना, 2/18, इसका मतलब 1/9। यानी जो आपको जो वृद्धि हो जाएगी वो कितने की हो जाएगी, 1/9 की हो जाएगी। जो टोटल संख्याएं हैं वो हैं कितनी, टोटल जो संख्याएं हैं वो हैं 90 और इनमें वृद्धि हुई है 1/9 की। अगर इसको काटा जाए तो कितना, 10, यानी जो संख्या 2 बार रिपीट हुई है वो कौन सी संख्या होगी, वो होगी 10। इतना ध्यान रखना, जैसे मैं 5 संख्याओं को ऐड कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं 5 संख्याओं को मैंने ऐड किया, ठीक, मैंने 5 को ऐड किया यहां पर, और फिर मैंने 5 से यहां पर भाग लगा दिया, जो भी इसका योगफल आएगा, ठीक है, यहां कुछ ना कुछ औसत प्राप्त होगा। अब क्या है कि मैंने एक संख्या को 2 बार ऐड कर दिया, यानी योगफल जो हो जाएगा वो आपका कैसा होगा, ज्यादा आ जाएगा, लेकिन संख्याएं जो हैं वो उतनी ही रहेंगी। अब ज्यादा योगफल में भाग लगाएंगे, जो एवरेज हमारा आएगा, ठीक है, वो आपका कैसा आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक, इसी बात का आपको इस कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है। और यहां पर हमारा जो एवरेज ज्यादा आ रहा था वो कितना आ रहा था, 1/9, और भाग लगाया तो कितना आया, 10। इसका मतलब जो संख्या 2 बार लिखी गई है वो कितनी लिखी गई है, 10। आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर आप यहां पर इस 45, आप सोचो मैंने 45.5 क्यों माना है, पहली बात इसके नियरेस्ट ही मानेंगे, दूसरी बात अगर आप चाहो तो 45 मान लो। अगर आप 45 मानोगे तो 45 दूनी आप देखिए जो संख्याएं आएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 90, और 90 में से 1 माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। फिर उस 89 में जब आप 9 से भाग लगाएंगे तो आएगा कितना, दशमलव में, मतलब यहां जो आपकी वैल्यू है पूरी की पूरी, ठीक है, फ्रैक्शन में आ जाएगी, और जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होती है। इसका मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा वो कैसा, गड़बड़ जाएगा। इसी प्रकार मैं एक सवाल आपको और दे रहा हूं, वो आप लोग खुद से करके देखना। अगर फिर भी समझना आए तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन जो आपको करना है, लिख रखा है कि n प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करो। ज्ञात करते समय एक छात्र ने एक संख्या को दोबारा लिख दिया तो उसे 40 सही 9/16 औसत प्राप्त हुआ, तो उसने कौन सी संख्या दोबारा लिख दी है। तो देखिए 40 सही 9/16 है, तो इसको भी आप अप्रॉक्स में मानोगे, जैसे 40.5 हो गया। ठीक, तो जो आप 40.5 आप एवरेज मानोगे, यहां पर जो मैंने यहां पर आपको करके दिखाया था, जैसे ये गलत औसत और जो आप अपना सही औसत निकालोगे, उनके अंतर से अगर संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो आपका आंसर सही आएगा वो संख्या, और अगर पूरी पूरी नहीं कट रही है, फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, तो आपको भी पता है जो नेचुरल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। अब आप खुद से चेक करके देखना, अपने आप को ट्राई करो कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है मित्रों, अब मिलेंगे अगले सेशन में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।